नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी भी हमेशा की तरह बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। इसका शीर्षक है जिसकी जिम्मेदारी उसका ही हक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी चौरे पर दिया जल रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल गर्म था। 65 वर्षीय सुमित्रा देवी धीरे धीरे चलकर कमरे से बाहर आईं और बरामदे के सोफे पर बैठ गईं। हाथ में एक नीला फोल्डर था। उन्होंने अपनी बहू रीना को किचन से आवाज दी, रीना जरा इधर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रोहन को भी बुला लेना। रीना ने आंच पर रखी चाय उतारी और हाथ पोंछते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ जी? रोहन भी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ गया। सुमित्रा ने फोल्डर खोलकर कागज निकाल दिए। सुमित्रा जी ने गंभीरता से कहा, देखो, मैंने तय कर लिया है कि अपनी जमीन जायदाद का आधा हिस्सा विवेक के नाम और आधा हिस्सा नीलम के नाम कर दूं, ताकि आगे कोई विवाद न हो। ये मैंने वसीयत बनाई है, तुम दोनों पढ़ लो, ताकि आगे कोई बखेड़ा खड़ा न हो। फिर आगे का काम होगा। नीलम को भी मैंने बुला लिया है। रीना के हाथ से कप छूटते छूटते बचे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। रीना हैरानी और गुस्से से बोली, क्या मतलब आप नीलम दीदी को भी हिस्सा देंगी? माँ जी, यह आप क्या कर रही हैं? शादी के बाद तो लड़की अपने घर की हो जाती है, फिर यहाँ की संपत्ति पर उसका हक क्यों? सुमित्रा थोड़ा झुंझला गई और पलट कर जवाब दिया, रीना, यह कैसी बातें कर रही हो? नीलम मेरी बेटी है। जिस तरह विवेक मेरा बेटा है, उसी तरह नीलम भी मेरी संतान है। हक दोनों का बराबरी का है। यह हक उसे कानून देता है। रीना की आंखों में आग भड़क उठी। वो तेज आवाज में बोली, ठीक है माँ जी, अगर संपत्ति में हक बराबर है तो जिम्मेदारी में भी बराबर होगा। अभी तक आपकी दवाइयाँ, डॉक्टर के चक्कर, खाना पीना सब मैंने संभाला। अब से ये जिम्मेदारी नीलम दीदी को भी उठानी पड़ेगी। जब हक बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी बराबर होनी चाहिए। विवेक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। माँ जो सोचती हैं वही करती हैं। रीना भी कुछ गलत नहीं कह रही। माँ और इस घर की सारी जिम्मेदारी रीना ही तो उठाती है। रीना रोहन की तरफ मुड़ी और गुस्से से बोली, तुम्हारी माँ ने हमारे पीठ पीछे सब तय कर लिया है। आधा हिस्सा तुम्हारी बहन को दे दिया है, देख रहे हो तुम। लेकिन माँ जी, अगर ये बंटवारे का खेल खेलना है तो देखभाल का भी बराबर बांटना पड़ेगा। आप भूल गईं, जब आप सीढ़ी से गिर गई थी तो आपकी बेटी ने आपकी कितनी सेवा की थी। रीना का गुस्सा बेवजह नहीं था। उसके दिल में सालों का दर्द जमा था। करीब 1 साल पहले की बात है। सुमित्रा सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई थी। उनके पैर में गंभीर चोट आई थी और उन्हें 1 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। उस दौरान उनका उठना बैठना, नहाना धोना, यहाँ तक कि बाथरूम जाना सब किसी के सहारे ही होता था। वो सहारा कोई और नहीं बल्कि रीना ही थी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले माँ जी को दवा देती, दलिया बनाकर खिलाती, उनका हाथ पकड़कर बाथरूम ले जाती, उनके कपड़े बदलती और बाल संवारती। विवेक अक्सर ऑफिस चला जाता, बच्चे स्कूल। घर की पूरी जिम्मेदारी रीना पर ही थी। नीलम हफ्ते में 1 बार आती, थोड़ी देर बैठती, हालचाल पूछती और चली जाती। रीना ने नीलम से कई बार कहा कि नीलम, 2-4 दिन के लिए रुक जाओ, सोनू का एग्जाम है और मम्मी आपको याद भी बहुत करती है। आप कुछ दिन मम्मी के पास रहेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। पर नीलम हर बार बहाना बना देती, जबकि वो अपने पति के साथ अकेली ही रहती थी। सास ससुर गांव में रहते थे तो उसे ज्यादा रोक टोक भी नहीं थी। वैसे नीलम हफ्तों तक आकर रहती थी, पर जब से माँ जी बिस्तर पकड़ी थी तब से वो हफ्ते में 1 बार आती, हाल चाल पूछ के चली जाती। रीना उस दिन नीलम से बोली थी, दीदी, माँ जी को बार बार बुखार हो रहा है, अगर आप चाहें तो 2-4 दिन यहीं रुक जाइए। नीलम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, अरे भाभी, तुम बहुत अच्छा संभाल रही हो, मुझे बच्चों का ट्यूशन देखना है, वरना जरूर रुक जाती। रीना दिल पर पत्थर रखकर चुप हो गई। लेकिन सुमित्रा नीलम के आने भर से बहुत खुश हो जाती थी। रीना की इतनी सेवा के बाद भी सुमित्रा रीना को ही ताने देती, देखो रीना, नीलम आई थी, कितना ख्याल रखती है मेरी बेटी। एक तुम हो, रात में जो दवा देकर जाती हो फिर मुंह नहीं दिखाती। रीना चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती। उसके दिल में टीस उठती कि जो दिन रात पसीना बहा रही है उसका कोई जिक्र नहीं, और जो हफ्ते में 1 बार आकर हालचाल पूछती है वही सबसे बढ़कर समझी जाती है। जब भी घर में कोई कार्यक्रम होता, रीना नीलम को मदद के लिए बोलती तो नीलम साफ मना कर देती, भाभी, वो आपका काम है, आपके घर का मामला है, मुझे क्यों बुला रही हो, मुझे समय नहीं है, अकेले ही मैनेज कर लो। रीना आंखों में आंसू भरकर बोलती है, माँ जी, जब आप गिरी थी तब दिन रात मैंने सेवा की, आपकी दवा, आपका खाना, आपका नहलाना सब मैंने संभाला। दीदी कहाँ थी उस वक्त? सिर्फ फोन करके हाल पूछने से सेवा होती है? तब तक नीलम वहां आ चुकी थी। रीना की बात सुनते ही नीलम दरवाजे से ही बड़बड़ाते हुए आई,
भाभी, तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो, मैंने भी माँ के लिए बहुत कुछ किया है। नीलम को देख कर रीना का गुस्सा और बढ़ जाता है। रीना तेज आवाज में बोलती है, कहाँ किया है? हर बार बहाना बनाकर निकल जाती थी। माँ जी को बुखार होता था तो आप कह देती थी बच्चों की परीक्षा है, घर का काम है, लेकिन हिस्से की बात आते ही सबसे आगे। ये कैसा रिश्ता है? एक बात साफ कर देती हूँ, अगर नीलम दीदी को हिस्सा मिलेगा तो साल के आधे समय मम्मी जी नीलम दीदी के पास ही रहेंगी। ये सुनकर सुमित्रा खुश हो जाती है। ठीक है, मेरी बेटी के लिए मैं बोझ थोड़े हूँ, तू ही मुझे बोझ समझती है। नीलम ने कुछ नहीं कहा। कहीं न कहीं वो माँ की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रही थी। उस दिन के बाद रीना के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया। वो जहाँ सावित्री जी के हर छोटे बड़े बात का ध्यान रखती थी, अब बस औपचारिक रूप से काम पूरा करती, न हंसती न बोलती। सावित्री जी को ये अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद नीलम अपनी माँ से मिलने आती है, पर आते ही पूछती है, माँ तुमने मुझे जो हिस्सा देने की बात कही थी उसमें और कितना टाइम लगेगा? सावित्री जी बोली, अभी उसमें समय है। सावित्री को उदास देख के नीलम ने पूछा, क्या हुआ माँ, भाभी ने कुछ कहा क्या? सावित्री जी ने उदास भाव से रीना के इस व्यवहार के बारे में नीलम को बताया तो रीना सावित्री जी को और भड़काने लगी। देख रही हो माँ, तुमने मेरा हिस्सा देने की बात क्या कही, भाभी का तो रवैया ही बदल गया। उन्हें सिर्फ तुम्हारे दौलत से मतलब है। आखिर दूसरे घर से आई है, कैसे तुम्हें अपना मान सकती है? मानो या ना मानो, मैं ही तुम्हारी सगी हूँ। सुमित्रा कंपकपाते स्वर में बोली, तू ठीक कह रही है, बहुत मतलबी है ये रीना। तू देखना, इसे तो एक फूटी कौड़ी न दूंगी, पर रोहन तो मेरा बेटा है, उसे देना ही पड़ेगा। इसे जो गहने भी मैंने दिए हैं ना, सारे मांग लूंगी, बड़ी आई लालची कहीं की। कमरे के बाहर चाय का ट्रे लिए रीना ये सब बातें सुनते जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दूर जाकर अपने आंसू पोंछ के कमरे में दोनों सास ननद को चाय देकर आती है और बिना कुछ बोले आ जाती है। सावित्री और नीलम को लग रहा था कि रीना ने कुछ नहीं सुना। कमरे में जाकर रीना खूब रोती है और मन ही मन सोचती है, पिछले 10 साल से मैं जी जान लगा के इस घर को संभाल रही हूँ, माँ जी की सेवा कर रही हूँ, बदले में ये मिल रहा है मुझे। उन्हें लगता है बेटी ही उनका सहारा है, तो ठीक है, फिर वो ही उन्हें संभाले। रीना अपना सामान पैक करने लगती है। वो कमरे में जाके सुमित्रा जी से कहती है, माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी मायके जाना पड़ेगा। सुमित्रा ने तंज कसते हुए कहा, ऐसे कैसे अचानक तबीयत खराब हो गई, अभी तो अच्छी भली थी। रीना ने भी कठोर शब्द से जवाब दिया, माँ जी, तबीयत अचानक ही खराब होती है, बता के नहीं। नीलम ने मुंह बनाते हुए कहा, शाम तक तो आ जाएंगी ना आप, क्योंकि शाम तक मैं चली जाऊंगी। रीना ने कहा, नीलम दीदी, मैं सामान लेकर जा रही हूँ, जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती नहीं आऊंगी। नीलम को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो उठ खड़ी हुई। क्या? तो यहाँ मम्मी की देखभाल कौन करेगा? रीना कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ बोली, आप करेंगी दीदी, आप है ना, तो मुझे कोई चिंता नहीं। जब माँ जी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा दे रही हैं, तो माँ के लिए इतना तो कर ही सकती हैं आप। नीलम के कुछ बोलने से पहले ही सावित्री ने कहा, हाँ कर लेगी वो, मेरी बेटी है, बोझ तो तू समझती है मुझे, मेरी बेटी नहीं। नीलम कुछ बोल नहीं पाई। रीना सामान लेकर अपने मायके चली गई। इधर नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शाम को उसे किटी पार्टी में जाना था, पर माँ ने इसे फंसा रखा था। सावित्री जी ने अपने दामाद और नाती को भी अपने घर बुला लिया था कि सब यहीं रहेंगे जब तक रीना न आ जाए। नीलम की शाम की किटी पार्टी छूट गई और पूरे घर की जिम्मेदारी उस पे आ गई। रात में नीलम ने किसी तरह तहरी बनाया, पर सावित्री जी ने कहा, बेटा मैं रात को चावल नहीं खाती। नीलम झल्ला गई। माँ, जो बना है चुपचाप खा लो, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे लिए रोटी सेकूं। सुमित्रा जी ने वही खाया। अगले दिन नीलम देर तक सो रही थी। 9 बज गए थे। सावित्री जी ने अभी तक दवा नहीं खाई थी, न नाश्ता न चाय, कुछ नहीं मिला था। वो नीलम को उठाने गई। बेटा जल्दी से उठ जा, 9 बज गए हैं, नाश्ता भी नहीं बना, मुझे दवाई खानी है। नीलम गुस्से से बोली, क्या यार माँ, सोने दो तो, 2 रोटी सेक के नहीं खा सकती? सुमित्रा जी चुपचाप किचन में गई। टोस्ट पड़ा था, चाय बनाई और चाय टोस्ट खा के दवाई खाई। सुमित्रा को अब अपनी बहू रीना की अहमियत का पता लग रहा था। वो जल्दी उठकर पहले उनके लिए कुछ हल्का नाश्ता बनाती थी ताकि वो दवा खा सकें, फिर घर के काम में लगती। सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। 10 बजे नीलम उठी तो पूरा घर बिखरा था। रोहन बिना नाश्ता किए जा चुका था और नीलम के पति वैसे ही बिना नाश्ता के ही जाते थे, क्योंकि उनके ऑफिस में नाश्ते की सुविधा थी।
नीलम बड़बड़ाते हुए घर के काम में लग जाती है। बीच बीच में सावित्री जी को सुनाते रहती है, आप लोग एक नौकर नहीं रख सकते माँ? मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन हर काम के लिए नौकर हैं। अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप बनाइएगा। सावित्री जी को रसोई छोड़े 10 साल हो गए थे। वो जाकर किसी तरह रोटी सब्जी बनाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते। अब सावित्री जी अपनी बेटी के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। वो रीना को फोन करके पूछती तो रीना कुछ और दिन लगेगा बोल के फोन काट देती। कुछ दिन बाद सुमित्रा जी की तबीयत खराब हो गई। नीलम के लिए और सरदर्द हो गया। वो अपनी ही माँ को खरी खोटी सुनाते रहती, पता नहीं आप लोग अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं, जब देखो बीमार पड़ जाती हो, अब घर के साथ साथ तुम्हें भी देखो। नीलम की बातें सुमित्रा को अंदर तक झकझोर देती। उन्हें याद आता कि उनकी बहू ने कभी उन्हें इस तरह नहीं बोला होगा। सुमित्रा जी बार बार रीना को फोन करके आने के लिए बोलती, रोहन से रीना को लाने को कहती। रोहन को भी अब लगने लगा था कि रीना को आ जाना चाहिए। नीलम माँ के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। उसी शाम रोहन रीना को ले आता है। रीना को देखते ही सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रीना को अपने पास बुलाती हैं और गले से लगा लेती हैं। रुआंसी आवाज में वो रीना से कहती हैं, रीना तू ही मेरी असली बेटी है। नीलम ने सिर्फ मेरे मन से खेला, हक तो उसने मांगा पर फर्ज कभी नहीं निभाया। असली रिश्ता तो वही है जो सुख दुख में साथ निभाए। आज समझ गई कि बहू बेटी से भी बढ़ के है। मैं वादा करती हूँ तेरा हक तुझे ही मिलेगा। रीना रोते हुए बोली, माँ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि आप मुझे अपना माने। सावित्री जी ने कहा, नहीं बेटी तू उस दिन सही कह रही थी, जिसकी जिम्मेदारी हक भी उसी को मिलता है। नीलम वही खड़ी ये सब देख रही थी। उसे पता चल चुका था कि अब उसे यहाँ कोई हक नहीं मिलने वाला। वो पैर पटकते वहां से चली गई। खून का रिश्ता हर बार सच्चा नहीं होता। असली रिश्ता वही है जो सेवा और जिम्मेदारी से निभाया जाए। हक मांगना आसान है पर फर्ज निभाना ही इंसान की असली पहचान है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। साथ ही ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।